कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं शिवम सिद्धार्थ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में आपके साथ इतिहास की रणनीति और प्राचीन इतिहास के पाठ्यक्रम पे आपके साथ चर्चा किया था। आज हम आप लोगों के साथ मध्यकालीन इतिहास के पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो मैंने मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस को आपको मैंने बताया है कि जो भारत का मध्यकालीन इतिहास है इसको मैं मुख्य रूप से 4 पार्टों में बांट दिया है, 4 खंडों में मैंने बांटा है। 4 खंडों में हमने बांट दिया है। यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है वह है आपका पूर्व मध्यकाल, दूसरा पार्ट दिल्ली सल्तनत, तीसरा पार्ट जो है वह है आपका प्रांतीय राज्यों का उदय, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, और इसका जो चौथा पार्ट है वह है आपका मुगल साम्राज्य। यदि पूर्व मध्यकाल की बात किया जाए तो पूर्व मध्यकाल में हम आप लोगों के साथ मुख्य रूप से 4 घटनाओं का उल्लेख करेंगे। उसमें से जो पहली घटना होगी वह होगा इस्लाम का उदय। इसके बाद हम आपके साथ चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण। ये आपका पूर्व मध्यकाल में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात किया जाए तो गुलाम वंश, या जिसको एक और नाम से जाना जाता है मामलूक वंश। इसके बाद दूसरे नंबर पे खिलजी वंश, ये आपका पहला हो जाएगा। ये आपका दूसरा राजवंश होगा जिसका नाम है खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। इसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे सूफी एवं भक्तिय आंदोलन। इसके बाद हम बात करेंगे आपके साथ मुगल साम्राज्य, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर को, इसके बाद हुमायूं को, इसके बाद अकबर को, इसके बाद जहांगीर को, इसके बाद शाहजहां को और इसके बाद औरंगजेब को। तो ये तो आपका एक मध्यकालीन इतिहास का पाठ्यक्रम रहा। हम इस पाठ्यक्रम के चारों पार्टों के ऊपर संक्षिप्त प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं और हर एक पार्ट के संदर्भ में आपके साथ चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत को यहाँ पे जो हमने पहला पार्ट इसका जो बनाया था, या पहला पार्ट जो हमने लिया था वह क्या था आपका पूर्व मध्य काल। पहला पार्ट हमने क्या लिया था? पूर्व मध्य काल लिया था। और पूर्व मध्य काल में हमने आपको 3 घटनाओं का उल्लेख किया है। तो उन घटनाओं को पढ़ने से पहले या मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना पे हम प्रकाश डालना चाहेंगे जिसको कहा गया इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय। देखिए, यदि विश्व घटना के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी, इस्लाम का उदय। और इस्लाम के यदि संस्थापक की बात किया जाए तो कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद। पैगंबर हजरत मोहम्मद। मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना किया। यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम के अर्थ की यदि बात किया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? अरबी भाषा में यदि हम बात करें
तो इसका अर्थ होता है शांति या अमन, शांति या अमन। और इसका मूल सिद्धांत क्या था? इसका जो स्वरूप था वह था एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी। अब होता क्या है कि आज के अरब वाले क्षेत्र में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा एक धर्म की स्थापना की गई जिसका नाम था इस्लाम। और इस्लाम का जो अर्थ था वह है शांति या अमन, और इसने बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद पे बल दिया। अब देखेंगे कि 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होगा। मोहम्मद साहब का 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होगा। और 610 ईस्वी में 610 ईस्वी में इनके जीवन से संबंधित कुछ तिथियों को मैं बता दूं। 610 ईस्वी में इनको मक्का के नज़दीक हीरा नामक गुफा में, मक्का के नज़दीक हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त होगा। जब मक्का के नज़दीक हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त होगा तो ये मक्का के क्षेत्रों में अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश करेंगे। अपनी विचारधारा से तात्पर्य है इस्लाम की विचारधारा को फैलाने का प्रचार करेंगे। और हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो इस्लाम है वह बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद यानी बहुत से देवी देवताओं की पूजा के स्थान पर एक देवता यानी कौन, अल्लाह की उपासना पर बल देता है। क्योंकि उस समय मक्का के जो लोग थे वो लोग भी बहुदेववाद थे, मतलब बहुत से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो इन्होंने बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह की उपासना पर इन्होंने बल दिया। लेकिन होगा क्या कि मक्का में इनकी विचारधारा का विरोध होगा। जब मक्का में इनकी विचारधारा का विरोध होगा तो इन्होंने क्या काम किया कि 622 ईस्वी में मक्का छोड़ देते हैं और मक्का से कहाँ चले आ जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। इस घटना को इतिहास में हिजरी संबत के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा गया है? हिजरी संबत। हिजरी संबत के नाम से जाना गया। एग्जाम में कई बार पूछा है कि हिजरी संबत का समय क्या है, तो 622 ईस्वी। और 622 ईस्वी की घटना क्या है कि मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं, जहाँ पर इनके विचारों को समर्थन मिलता है, जहाँ के लोग इस्लाम की विचारधारा को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू करते हैं। 632 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी इनकी मृत्यु तक जो इस्लाम धर्म था वह पूरी तरीके से स्थापित हो चुका था, विशेषकर अरब वाले क्षेत्रों में। अब इस्लाम धर्म के बैनर तले इस्लाम धर्म का प्रचार होता है धीरे धीरे, और बहुत शीघ्र ही देखा जाए तो अरब हो गया यानी आज के सऊदी अरब, इराक, ईरान, इन क्षेत्रों में जो इस्लाम धर्म है वह पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है। इसी क्रम में इस्लाम जो है वह विभिन्न आक्रमणकारियों के द्वारा भारत में भी लाया जाता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया इस्लाम का उदय, इस्लाम के संदर्भ में हमने आपको थोड़ा सा बताया। अब आइए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो घटना हमने जो लिया है, इसमें जो हमने आपके सिलेबस में लिखवाया था, जो आपके सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में हमने आपको बताया है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी। समझिए, इस आक्रमण का कारण क्या था?
इसके संदर्भ में थोड़ी सी हम आपसे एक साथ चर्चा करेंगे। इस आक्रमण का जो तात्कालिक कारण माना जाता है वह यह माना जाता है कि अरब वासियों का एक जहाज देवल बंदरगाह से जा रहा होता है। देवल बंदरगाह आज के सिंध प्रांत के नज़दीक बंदरगाह हुआ करता था उस समय। तो अरब वासियों का एक जहाज अरब की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बीच समुद्र में समुद्री लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया। उस समय जो इराक का जो शासक था, इराक का जो शासक था वह था कौन? हज्जाज। इराक का शासक कौन था? हज्जाज था। इराक के शासक हज्जाज ने, और उस समय जो सिंध का शासक था, सिंध का जो शासक था वह कौन था? दाहिर था। इराक के शासक हज्जाज ने राजा दाहिर से हर्जाना मांगा। कहा कि हमारा जहाज लूटा गया है, इसके एवज में तुम हमको हर्जाना दो। राजा दाहिर ने इस हर्जाने को देने से स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया और कहा, महोदय, समुद्री लुटेरों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और न ही वे हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि आप उनसे जिस तरह से भी निपटना चाहते हैं आप निपट सकते हैं, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। यानी हर्जाना देने से राजा दाहिर ने मना कर दिया। जब हर्जाना देने से राजा दाहिर ने मना कर दिया तो ये हज्जाज जो है वो क्रोधित हो जाएगा और भारत पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजेगा? मोहम्मद बिन कासिम को भेजेगा। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया, नहीं, ऐसा नहीं था। एक घटना है 711 ईस्वी की। 711 ईस्वी में घटना है आपकी, कब की? 711 ईस्वी की। तो 711 ईस्वी में यदि देखा जाए तो 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया था, लेकिन यह आक्रमण क्या होता है? विफल होता है। अब यह मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा और सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने के बाद यह सिंध वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लेगा। इसी अभियान के समय आप देखते हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों के ऊपर जजिया कर लागू किया था। भारत में खजूर की कृषि को बढ़ाया था और एक तरह से देखा जाए तो इस्लाम का सही मायनों में आगमन भारत में होता है। आगे की क्लास में हम इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे, यहाँ पर बस इतना ही। इसके बाद हमने बताया है कि दूसरे नंबर पे जो दूसरा आक्रमण है वह होता है किसका? महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण विशेषकर 1000 से लेकर 1027। 1000 से लेकर कब तक? 1000 से लेकर 1027 के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। ये जो महमूद गजनवी था यह अफगानिस्तान के गजनवी प्रदेश का शासक था। अफगानिस्तान के गजनवी प्रदेश का शासक था और इसने एक के बाद एक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। जैसे आप देखेंगे कि जब इसका पहला आक्रमण पंजाब पे होता है, पंजाब को जीतता है, पेशावर को जीतता है, मुल्तान को जीतता है, कश्मीर को जीतता है, कन्नौज को जीतता है। यानी अलग अलग अभियानों में आता है और यह अलग अलग क्षेत्रों को जीत कर जाता है। यदि इसके हम सबसे चर्चित आक्रमण की बात करें तो इसका सबसे चर्चित आक्रमण है 16वां। कौन सा? 16वां, जो कि 1025 ईस्वी में
1025 ईस्वी में किया गया। और इस अभियान के तहत आप देखेंगे कि इसने गुजरात के अहिलवाड़ा स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटता है और इस मंदिर को लूटने के बाद इसको अपार मात्रा में धन संपदा प्राप्त होती है। और साथ ही आप देखेंगे कि इसी अभियान के तहत इसने लगभग 50,000, कितना 50,000, लगभग 50,000 लोगों का कत्ल करेगा। और अपार धन संपदा को लेकर जब यह वापस जा रहा होगा, तो अब जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस जा रहा था तो इसके ऊपर जाटों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? जाटों ने आक्रमण किया और जाटों ने कुछ धन संपदा को छीन लिया। जाटों के द्वारा कुछ धन संपदा को छीन लिया जाता है। अब इसने क्या काम किया कि जाटों को सबक सिखाने के लिए, चूंकि इसका अंतिम अभियान होगा, 17वें अभियान के तहत आएगा, और ये जो अभियान है वह करेगा 1027 में। कब करेगा? 1027 में। और इस अभियान के तहत जब यह आएगा तो जाटों के सबक सिखाने के उद्देश्य से आता है, क्योंकि जब यह सोमनाथ मंदिर को लूटकर जा रहा होता है तो इसी के ऊपर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ धन को लूट लिया था। इसलिए जाटों को सबक सिखाने के लिए इसने अपना अंतिम अभियान किया। तो ये तो हो गया क्या? महमूद गजनवी का आक्रमण। अब महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद अब हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1175 से 1206। अब समझिए, जिस तरह से हमने बताया कि ये जो था महमूद गजनवी जो था वह अफगानिस्तान के गजनवी प्रदेश का शासक था, उसी तरह से जो मोहम्मद गोरी है वह अफगानिस्तान के गोर प्रदेश का शासक है। कहाँ का शासक है? गोर प्रदेश का शासक है। और इसने भी मोहम्मद गोरी ने भी एक के बाद एक भारत पर कई आक्रमण किए थे। जैसे इसके पहले आक्रमण की बात किया जाए तो ये इसका पहला आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में। कब होता है? 1175 ईस्वी में होता है। 1175 ईस्वी में जब इसने आक्रमण किया तो किसको जीता? मुल्तान को जीता। मुल्तान को जीता। आगे के कालों में यह अन्य आक्रमण करेगा, कई बार आएगा। मुल्तान को जीतेगा, कच्छ को जीतेगा, अहिलवाड़ा को जीतेगा, गुजरात को जीतेगा, पेशावर को जीतेगा। यानी इसने कई आक्रमण किए। जैसे महमूद गजनवी कई बार आक्रमण किया है, उसी तरह से यह भी भारत पर कई बार आक्रमण करेगा। लेकिन इसके कुछ युद्ध हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में एक युद्ध होगा जिसको कहा जाता है पानीपत का। जो युद्ध होता है उसको कहा जाता है क्या? ये जो युद्ध हो रहा है वह युद्ध कौन सा हो रहा है? तराइन का युद्ध है। कौन सा है? तराइन का। तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध हो रहा है? तराइन का युद्ध हो रहा है। और तराइन के युद्ध में आप देखेंगे कि ये युद्ध जो है यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हो रहा है। तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाएगी। इसके ठीक एक साल बाद 1192 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होगा।
कौन सा युद्ध होगा? तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। यदि तराइन के द्वितीय युद्ध की बात किया जाए तो यहां पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। समझिएगा, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और जब द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने बंदी बना लिया और ऐसा माना जाता है कि विभिन्न प्रकार की यातनाओं के बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाएगी। अब समझिएगा, इतिहास की एक वैचारिक विचारधारा है जो इस बात को स्वीकार करता है और कहा भी जाता है कि जिस समय मोहम्मद गोरी जब पहले वाले युद्ध में, तराइन के पहले वाले युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और मोहम्मद गोरी भाग रहा होता है, तो उसी समय पृथ्वीराज चौहान को चाहिए था कि मोहम्मद गोरी का पीछा करके मार दे। अब समझिएगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन यदि वही पृथ्वीराज चौहान मार दिया होता तो आज भारत के इतिहास की दिशा और दशा कुछ और होती, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? भागती हुई सेना के ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण क्यों नहीं किया? चूंकि हम जानते हैं, प्राचीन इतिहास में हम पढ़ाएंगे, राजपूतों का अपना एक गौरवमय इतिहास रहा है। राजपूत अपने शानो शौकत, मान मर्यादा और अपने जवान के लिए जाने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि राजपूत पीछे से वार नहीं करते। तो पृथ्वीराज चौहान यदि मोहम्मद गोरी जब भाग रहा था तो मोहम्मद गोरी के ऊपर आक्रमण करता, तो इतिहास कहता ना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की पीठ पर आक्रमण किया। और राजपूत पीठ पे आक्रमण नहीं करते, राजपूत सीने पे आक्रमण करते, क्योंकि अपने वसूलों और सिद्धांतों के लिए राजपूत जाने जाते। जो कुछ भी था, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद पूरा अजमेर और राजपूताना वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसी क्रम में मोहम्मद गोरी एक और युद्ध लड़ेगा जिसको कहा गया चंदावर का युद्ध। क्या कहा गया? चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध कब होता है? ये होता है आपका 1194 ईस्वी में। कब होता है? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित कर दिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो अब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी ने एक तरह से संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब होगा क्या कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी तो मोहम्मद गोरी ने भारतीय क्षेत्रों को देख रेख करने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति किया था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आगे चलकर एक वंश की स्थापना किया जिसको कहा गया गुलाम वंश, या उसको कहा जाता है मामलुक वंश। तो यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास का एक पार्ट समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपके साथ अब बात करेंगे जो दूसरा पार्ट है, उसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत जो है वह है आपका 1206 से 1526। दिल्ली सल्तनत का जो समय है वह है आपका 1206 से क्या 1526। और दिल्ली सल्तनत में हम 5 राजवंशों, कितने राजवंशों? 5 राजवंशों का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला राजवंश जो लिया जाएगा वह आपका होगा गुलाम या मामलुक वंश, जो कि हमने पीछे आपको बताया है। यहां पर हम आपके साथ गुलाम या मामलुक वंश की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। समझिएगा, इसको क्या कहा गया? गुलाम या मामलुक वंश कहा गया। पहले तो ये बात समझिएगा कि इस वंश को गुलाम क्यों कहा गया और इस वंश को मामलुक क्यों कहा गया। गुलाम इसलिए कहा गया क्योंकि जो
कुतुबुद्दीन ऐबक है वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जो इल्तुतमिश है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। जो बलबन है वह इल्तुतमिश का गुलाम है। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर गुलामों के शासन करने की परंपरा है, इसलिए इसको कहा गया गुलाम वंश। एक टर्म हमने यूज किया है यहाँ पे, मामलुक वंश। मामलुक वंश क्यों कहा गया? मामलुक वंश से तात्पर्य है, मामलुक का अर्थ ही होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी शासक हैं, जैसे ऐबक की बात करें तो ऐबक के माता पिता कोई और थे, इल्तुतमिश के माता पिता कोई और थे, बलबन के माता पिता कोई और थे। यानी कहने का मतलब है कि शासन की पद्धति तो राजतंत्रात्मक है। तो राजतंत्रात्मक में होता क्या है कि जैसे मैं शासक तो मेरा पुत्र शासक, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र, यानी एक ही रक्त परिवार से संबंधित व्यक्ति होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने गुलाम वंश की शाखा के तहत तो शासन किया, लेकिन जो शासक थे उनके माता पिता एक नहीं थे। तो देखें यहाँ पर कई शासक हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे आपको अध्ययन करना है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद महत्वपूर्ण शासकों की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश, रजिया, और किसकी बात कर लेते हैं? बलबन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बलबन की बात कर लेते हैं। समझिएगा, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि दिल्ली का पहला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला शासक नहीं था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो लाहौर की जनता के अनुरोध पर इसने गुलाम वंश की स्थापना अवश्य किया था, लेकिन इसके जो साम्राज्य की जो राजधानी थी वह उस समय लाहौर थी। भारत को या दिल्ली सल्तनत को दिल्ली की राजधानी बनाने वाला जो पहला शासक था वह कौन था? इल्तुतमिश था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो माना जाता है कि जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया वह कौन है? इल्तुतमिश है। इसके बाद आपकी आती हैं कौन? रजिया। जो रजिया है यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका माना जाती है, प्रथम महिला शासिका माना जाती है। और आप देखेंगे कि रजिया शासन चलाने के समस्त गुणों से परिपूर्ण थी। कहा भी जाता है, कहा भी गया है कि रजिया शासन चलाने के समस्त गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी पुरुषवादी मानसिकता ने कत्ल कर दिया, क्योंकि उस समय लोगों को यह बर्दाश्त नहीं था, खासकर तुर्की अमीरों को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई महिला शासिका शासन करे और हमको उसके आदेशों का पालन करना पड़े, जिसके फलस्वरूप षड्यंत्र के आधार पर देखा जाए तो रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया। कैथल के समीप डाकुओं के द्वारा ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसका कत्ल कर दिया गया। वो सारी की सारी घटनाएं हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है कौन? बलबन। बलबन आता है। तो ये शासक हैं, यहाँ पर इनको पढ़ना है। अब देखिए, इसके बाद ये गुलाम वंश के बाद जो अगला वंश आता है उसको कहा जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो समय है वह है आपका 1290 से 1320। 1290 से 1320। खिलजी वंश की स्थापना की यदि बात किया जाए तो आप देखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। आप देखेंगे कि सिंहासन पर बैठते समय इसकी जो उम्र थी वह लगभग 70 वर्ष थी। कितना थी? 70 वर्ष थी। और खिलजी वंश की स्थापना को इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है? आप देखेंगे कि जो खिलजियों का अपना जो एक इतिहास रहा,
ये एक कबीले के रूप में थे, इनका संबंध किसी राज परिवार से नहीं था। यानी एक सामान्य सा व्यक्ति अपनी पद प्रतिष्ठा अपने पुरुषार्थ के बल पर या दिल्ली के तख्त पर बैठता है, इसलिए खिलजी क्रांति कहा गया है। अब देखेंगे कि यहीं पर एक शासक आता है जिसको कहा गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कहा जाता है कि ये सोच से पूरी तरीके से साम्राज्यवादी था। जैसे बलबन भी सोच से साम्राज्यवादी था, बलबन का राजत्व सिद्धांत कुछ और था, खिलजियों का राजत्व सिद्धांत कुछ और था। तो यहाँ पर जब हम अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे हमारे अध्ययन का जो केंद्र बिंदु होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा राजवंश है उसका नाम है क्या, तुगलक वंश। क्या है, तुगलक वंश। 1320 से लेकर 1414, 1320 से 1414 का जो समय है वो किसका है, तुगलक वंश का है। और तुगलक वंश की संस्थापना की बात करें तो कौन है, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। यहाँ पे हमें एक और शासक को पढ़ना है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, समझिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक शिक्षित शासकों में से एक है। लेकिन इसके द्वारा कहा जाता है कि जितनी भी नीतियां बनाई गई वो सारी की सारी नीतियां फेल हो गई। जैसे मुख्य रूप से 4 नीतियां माना जाता है। जैसे ये द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि करेगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करेगा, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करेगा, खुरासाना और कराची अभियान करेगा। अब समझिएगा कुछ नीतियां तो इसके अधिकारियों के सहयोग न करने की वजह से विफल हुई और कुछ नीतियां प्राकृतिक कारणों से विफल हो गई। जैसे प्राकृतिक कारणों की यदि मैं बात करूं तो जब इसने दिल्ली और दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि किया, जिस साल ये कर वृद्धि करता है, क्योंकि दिल्ली ये जो आप गंगा यमुना दोआब का आप जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है कृषि। लेकिन जिस साल इसने कर वृद्धि किया उसी साल सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने की वजह से फसल बर्बाद होगी, जिसकी वजह से इनको इस नीति को वापस लेना पड़ा। ये तो प्राकृतिक कारणों से हो गई। खुरासाना कराची अभियान भी प्राकृतिक कारणों से विफल हुआ क्योंकि उसको भौगोलिक क्षेत्रों के विषय में बहुत विशेष जानकारी नहीं थी। अब समझिएगा, अब हमने कहा कुछ तो प्राकृतिक कारणों की वजह से और कुछ तो अधिकारियों के सहयोग के न मिलने की वजह से। अब अधिकारियों की बात करें, जब इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया तो मुद्रा के निर्गमन पर इसका कोई बहुत विशेष नियंत्रण नहीं था, जिसकी वजह से जाली टकसालें खुल जाती हैं और जाली टकसालों खुलने की वजह से अधिकारियों ने उसी प्रकार के सिक्के बना दिए, क्योंकि साम्राज्य में चांदी की कमी हो गई थी और जनता से चांदी प्राप्त करने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ऐसा नहीं था कि सांकेतिक मुद्रा इसी के द्वारा पहली बार प्रचलित किया गया था, नहीं, चीन में तुगलई खां के द्वारा इसका प्रचलन किया गया था। वहाँ पे सफल था क्योंकि वहाँ पे अधिकारी तंत्र के ऊपर एक नियंत्रण था। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों के ऊपर इतना नियंत्रण नहीं होने की वजह से अधिकारियों ने जाली टकसालें बना दी। प्रजा से चांदी तो आई लेकिन सुल्तान के पास न पहुंचकर अधिकारियों के पास पहुंची, जिसकी वजह से यह योजना क्या हो गई, विफल हो गई। हमने बताया कि इसने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करेगा और इसका नाम रखेगा दौलताबाद। लेकिन अब हुआ क्या कि इसके अमीरों को दिल्ली की आबोहवा इतनी सूट कर गई है कि ये अधिकारी कहते हैं कि महोदय आप दौलताबाद जाइए, देवगिरी आप जाइए, हम यहीं से शासन करते हैं। अब आप बताइए कि राजा या सुल्तान चला जाए दौलताबाद
और उसके अधिकारी कहेंगे कि नहीं, हम दिल्ली में ही रहकर आपका जो आदेश देंगे हम उस आदेश को मानेंगे। क्या यह संभव था? क्या यह हो सकता था? नहीं। इनकी वजह से इनकी यह योजना भी क्या हो गई? विफल हो गई। अब देखेंगे कि इसके संदर्भ में, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में, चूँकि इसी समय मोरक्को का यात्री आएगा, कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता आता है और बर्नी जैसे लेखकों ने इसके संदर्भ में, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में बहुत सी बातों को बताया है। आप देखेंगे कि इतिहास में इसको पागल, रक्त पिपासु, स्वप्निल, छिछोरा, तमाम नामों से संबोधित किया गया। हम सारी बातों पे आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक ना। आइए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अब हम बात करेंगे क्या? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, किसकी बात करेंगे हम लोग? फिरोज शाह तुगलक। अब आप देखेंगे कि जो ये जो फिरोज शाह तुगलक है, यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। कैसा भाई है? चचेरा भाई है। इसके विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, और भी शासक हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ही। अब देखें, इसके बाद तुगलक वंश के बाद हम किसकी बात करेंगे? सैयद वंश। सैयद वंश की बात करेंगे। और 14 से लेकर 1451 ईस्वी का जो समय है वह किस वंश का है? सैयद वंश का है। और सैयद वंश की स्थापना की बात किया जाए तो सैयद वंश की स्थापना करेगा कौन? खिज्र खां। खिज्र खां। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई। अब यहाँ पर हुआ क्या है समझिएगा कि 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण होगा। तैमूर लंग, किसका आक्रमण होगा? तैमूर लंग का। जब तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करेगा और तैमूर लंग भारतीय क्षेत्रों को छोड़कर जब जा रहा होगा, तो तैमूर लंग ने जिन क्षेत्रों को जीता था उन क्षेत्रों की देख रेख करने का दायित्व किसको सौंपेगा? खिज्र खां को सौंपेगा। और यही खिज्र खां आगे चलकर किस वंश की स्थापना करेगा? सैयद वंश की स्थापना करेगा। यदि खिज्र खां के, यदि सैयद वंश के शासकों की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, इस प्रकार के शासक यहाँ पर आते हैं। अब सैयद वंश के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्या? लोदी वंश। किसकी बात करेंगे? लोदी वंश। लोदी वंश। लोदी वंश के संदर्भ में 1451 से लेकर 1526। 1451 से कब तक? 1526। अब समझिएगा, लोदी वंश की जो स्थापना की जा रही है वह बहलोल लोदी के द्वारा की गई। बहलोल लोदी किसके द्वारा की गई है? बहलोल लोदी के द्वारा की गई है लोदी वंश की स्थापना। एक चीज और समझिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोदी के द्वारा। ये जो लोदी वंश के लोग हैं ये कौन है? अफगानी हैं। द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की जाएगी शेर शाह सूरी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य की किसने स्थापना किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। अब बहलोल लोदी के बाद अगला जो शासक होगा वह होगा सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी। और कौन होगा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। समझिएगा, इस वंश के सबसे प्रतापी शासकों में माना जाता है किसको? सिकंदर शाह लोदी को। सिकंदर शाह लोदी को माना जाता है। इसने कई कार्य किए थे। सड़कों को मापने के लिए गजे सिकंदरी बनाया था और इसी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी और आगरा को इसने अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। ये जो इब्राहिम लोदी आप देख रहे हैं, इसी के शासनकाल में भारत पर आक्रमण होगा किसका? बाबर का। किसका आक्रमण होगा? बाबर का। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद
एक नए राजवंश की स्थापना होगी, एक नए साम्राज्य की स्थापना होगी जिसको कहा जाता है मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य। अब होगा क्या, यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ, हमने लिखा था क्षेत्रीय राज्यों का उदय। किनका उदय? क्षेत्रीय राज्यों का, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। समझिए होता क्या है कि जब केंद्र में एक शक्तिशाली शासक होता है, जब केंद्र में शक्तिशाली शासक होता है तो विघटन की जो प्रक्रिया होती है वह कम होती है, लेकिन जैसे ही कमजोर शासक आते हैं विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे कि इसी समय अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे बंगाल, मालवा, कश्मीर, इसके बाद जौनपुर, तमाम, मालवा हो गया, कश्मीर हो गया, जौनपुर हो गया, राजपूताना, इन तमाम छोटे छोटे राज्यों का यहाँ पर क्या होगा? उदय होगा। जैसे आपका बंगाल हो गया, जौनपुर हो गया, मालवा हो गया, कश्मीर हो गया, राजपूताना हो गया। क्योंकि जब संगठनकारी शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं तो विघटन के तत्व प्रबल हो जाते हैं। तो इस अवसर पर आप देखेंगे कि तमाम क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा। हम इन राज्यों के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे। इसी समय हमने बताया था कि हम एक और पार्ट पर आपके साथ चर्चा करेंगे जिसको कहा गया है आपका क्या? भक्ति आंदोलन। क्या कहा गया है? भक्ति आंदोलन कहा गया है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। देखिए, भक्ति आंदोलनों की बात किया जाए तो आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होगी वह कहाँ से होगी? दक्षिण भारत में। कहाँ पर होगी? दक्षिण भारत में। और यहाँ पर दो प्रकार के संतों का उल्लेख मिलेगा। एक क्या? अलवार संत, और दूसरे का नैनार संत। अलवार संत और नैनार संतों का उल्लेख मिलता है। अब देखेंगे कि भक्ति आंदोलन की जो परंपरा है यह दक्षिण भारत में रामानुज के द्वारा, किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू होगा। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। कहा भी जाता है कि रामानुज ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलनों का सूत्रपात किया और इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है वह किसको दिया जाता है? रामानुज को दिया जाता है। आगे के कालों में आप देखेंगे कि आप आगे चलकर फिर भक्ति आंदोलन फिर दो पार्टों में बटेगा, जिसको कहा जाता है एक सगुण और दूसरा क्या कहा जाता है? निर्गुण। यदि सगुण की बात किया जाए तो फिर सगुण दो भागों में बटेगा। एक होगा रामाश्रयी और दूसरा होगा क्या? कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी से तात्पर्य है कि राम की उपासना वाले लोग, जैसे हम बात कर लें तुलसीदास, और कृष्णश्रयी यानी कृष्ण की उपासना करने वाले जैसे वल्लभाचार्य, सूरदास, मीरा। सगुण मतलब क्या? ईश्वर के साकार रूप की उपासना। हमने बता दिया कि रामाश्रयी और क्या? कृष्णाश्रयी। इसके बाद क्या? निर्गुण। यदि निर्गुण की बात किया जाए तो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना। इसमें विशेषकर नानक हो गए, कबीर पंथी हो गए, ठीक ना, इस तरह के आएंगे यहाँ पर। चूँकि समाज में कर्मकांड व्याप्त होगा, इन कर्मकांडों की आलोचना इन लोगों के द्वारा की जाती है। प्रेम, उपासना, भक्ति, समर्पण, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर बल दिया जाता है।
तो ये तो भक्ति आंदोलनों के संदर्भ में बात किया। अभी हमने आपको बताया क्या, एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे, एक आंदोलन होगा जिसको कहा जाएगा सूफी आंदोलन। क्या? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन। देखिए सूफी, जो सूफी बना है यह सफ से बना है। सफ, सूफी जो बना है वह सफ से बना है। सफ का मतलब होता है ऊनी वस्त्र पहनने वाले, ऊनी वस्त्र पहनने वाले या पवित्र विचारों वाले। पवित्र विचारों वाले जैसे होगा क्या कि जैसे हमने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में जब कर्मकांड व्याप्त होंगे तो भक्ति आंदोलन होगा, उसी प्रकार जब इस्लाम में कर्मकांड व्याप्त होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सूफी आंदोलन आते हैं। ठीक ना। विशेषकर आप देखेंगे कि आगों के कालों में सूफियाँ भी कई पार्टों में बटेंगे, जैसे चिश्ती सिलसिला, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, अजमेर में है। तो चिश्ती सिलसिला हो गया, फिरदौसी सिलसिला हो गया, नक्शबंदी सिलसिला हो गया। ठीक ना। ये तमाम सिलसिले आएंगे और इन्हीं के फलस्वरूप भारत में किसका आंदोलन होगा, सूफी आंदोलन होगा। ये भी समझिएगा, ये लोग भी इस्लाम में जो कुरीतियाँ, इस्लाम में जो बुराइयाँ जो व्याप्त हो गई हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और ये लोग भी एक तरह से देखा जाए तो जैसे हमने भक्ति आंदोलन में प्रेमी और प्रियतम की संकल्पना थी, इसी संकल्पना से ये लोग भी ओतप्रोत हैं। जहाँ भक्ति आंदोलन हिंदू वर्ग से संबंधित था, वहीं सूफी आंदोलन इस्लाम से प्रेरित था। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग अंतिम पार्ट पे आपके साथ चर्चा करेंगे जिसको कहा जाएगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य 1526 से 1707। 1526 से 1707 का जो समय है वह मुगल डायनेस्टी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम लोग यदि बात करें तो इसका जो संस्थापक है, कौन संस्थापक कौन है, बाबर है। बाबर, इसका संस्थापक कौन है, बाबर है। और आप देखेंगे कि बाबर का जो समय है, बाबर की जो शासन करने का जो समय है वह है आपका 1526 से 1530। और बाबर ने क्या काम किया कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बाबर है यह पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अंतिम लोदी वंशीय शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा। और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। आगे के कालों में आप देखेंगे कि इसने पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा और क्या, चंदेरी। इन युद्धों के बाद बाबर ने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा। अब आप देखेंगे कि इसी परंपरा का अगला जो शासक होगा उसका नाम है हुमायूं। कौन, हुमायूं। कौन आएगा, हुमायूं आएगा। और हुमायूं का जो शासनकाल है वह है 1530 से 1556 ईस्वी। समझिएगा, एक तरह से देखा जाए तो हुमायूं के शासन को दो पार्टों में हम बांट सकते हैं, क्योंकि भारत ही नहीं विश्व इतिहास का इकलौता यह ऐसा शासक है जिसने अपने जीवन काल में पूरा का पूरा साम्राज्य खो दिया और अपने जीवन काल में ही पूरा का पूरा साम्राज्य प्राप्त भी करेगा। तो इसको हम दो पार्टों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला इसका पार्ट है 1530 से 1540 और जो दूसरा पार्ट है वह है आपका 1555 से 1556 ईस्वी।
समझिएगा, चूंकि हुमायूं एक तरह से देखा जाए तो 10 साल शासन करता है। 10 साल शासन करने के बाद जो हुमायूं का जो संघर्ष होता है वह शेरशाह सूरी के साथ होता है। किसके साथ होता है? शेरशाह सूरी के साथ होता है। और आप देखेंगे कि यहां पर होगा क्या कि चौसा और कन्नौज का युद्ध होगा। चौसा और कौन सा? कन्नौज, जिसको आप बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। यह 1539 में होगा। और यह क्या 1540। और इन दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हो जाएगी। जब शेरशाह सूरी की विजय हो जाएगी तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली सहित आगरा के तमाम क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब यहीं से जब कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जब शेरशाह सूरी जीत जाएगा तो हुमायूं को तख्त से उतार देगा। यानी मैंने कहा ना कि दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि आपका साम्राज्य खत्म हो गया। अब जब साम्राज्य खत्म हो जाएगा तो ये पूरे के पूरे 15 साल, यानी 40 से लेके 55 के बीच आप देख रहे हैं कितने सालों का डिफरेंट आ रहा है, 15 सालों का। इन 15 सालों तक एक तरह से देखा जाए तो हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत करेगा। और इसके बाद फिर यह दो युद्ध लड़ेगा जिसको कहा जाता है मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा एवं क्या? सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों को जीतने के बाद एक बार पुनः यह दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करेगा, लेकिन बहुत जल्द ही दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि आएगा कौन? अकबर आएगा। अकबर आएगा। इसके बाद अकबर का पुत्र कौन आएगा? जहांगीर आएगा। जहांगीर आएगा। इसके बाद कौन आएगा? शाहजहां आएगा। शाहजहां के बाद कौन आएगा? औरंगजेब आएगा। समझिए, अकबर का जो समय है वह है आपका 1556 से 1605। इनका जो समय है वह है 1605 से 1627। इनका जो समय है वह है 1627 से 1656। हाँ, 1627 से 1656। और इनका जो समय है वह है 1656 से 1707। आप समझिए, एक तरह से देखा जाए तो अकबर ने इस बात को महसूस किया कि यदि हमें भारत पे शासन करना है तो भारतीयों की जो बहुसंख्यक जनसंख्या है वह है हिंदू वर्ग की। और अकबर के संदर्भ में कहा भी जाता है कि यह जन्म से या नस्ल से मुस्लिम अवश्य था, लेकिन सोच सभ्यता संस्कृति से यह हिंदू था। इसने इस बात को महसूस किया कि यदि हमें भारत पर राज करना है, भारतीयों पर राज करना है, तो भारतीयों के एक बड़े वर्ग की हम उपेक्षा करके भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अकबर ने एक नीति अपनाया जिसको कहा गया सुलह कुलह की नीति। इसके बाद अकबर ने राजपूतों के संदर्भ में अलग नीति अपनाया, जैसे वैवाहिक संबंध की नीति अपनाया, युद्ध की नीति अपनाया, मित्रता की नीति अपनाया। इन्हीं और दूसरी बात क्या है कि हर धर्मों के प्रति अकबर ने समान नजरिया रखते हुए, हर संप्रदाय का सम्मान करते हुए अकबर ने अपने शासन को चलाया। अमूमन इसी की परंपरा को जहांगीर के भी द्वारा फॉलो किया गया। शाहजहां ने भी इसी परंपरा को दोहराया, लेकिन औरंगजेब ने इस परंपरा को बदल दिया। औरंगजेब, कहा भी जाता है कि औरंगजेब ये जो था वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और ऐसा माना जाता है कि यह दिन में 5 बार नमाज अदा करता था। अकबर की सुलह कुलह की नीति को औरंगजेब ने उलट दिया और इसने कठोर नियंत्रण के बाद भारत पे शासन चलाने की कोशिश किया। और यही औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी। आपने देखा कि एक की नीति के फलस्वरूप, वह कौन है? अकबर है। अकबर की नीति के फलस्वरूप जहां मुगल साम्राज्य भारत में दीर्घजीवी हुआ, मुगलों की जड़ें भारत में और मजबूत हुईं, लेकिन औरंगजेब की नीति के फलस्वरूप जो मुगल साम्राज्य है वह धीरे धीरे इसके पतन के बाद
औरंगजेब के पतन के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद लड़खड़ाता हुआ अंत की तरफ अग्रसर हो गया, क्योंकि औरंगजेब ने अकबर की नीति को पलट दिया। तो यहाँ पर हमने एक तरह से आपको मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जितने भी टॉपिक थे और जितने महत्वपूर्ण शासक हैं, इनके साथ हमने आपके साथ चर्चा किया। समझिएगा, यहाँ पर पढ़ते समय एक बात को और आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी आप पढ़ें तो आप मान के चलें कि थोड़ा सा साहित्यिक उपलब्धियों को देखें, साहित्यिक उपलब्धियों को देखें, स्थापत्य को देखें, स्थापत्य को देखें। इसके बाद यदि हम बात करें, यदि कुछ राजत्व, राज्य करने की नीति, राजत्व सिद्धांत जिसको आप कहते हैं, राजत्व सिद्धांत को आप देखें। यदि किसी विदेशी जैसे इतिहासकारों का आगमन होता है, जैसे मैं बात कर लूँ आपके साथ, बर्नी की मैं बात कर लूँ या इब्न बतूता की बात कर लूँ, तो उनके संदर्भ में आप देखें। यदि यहाँ पे कोई विदेशी जैसे राल्फ फिच आते, अंग्रेज आते हैं, ठीक ना, और पुर्तगाली भी आए हैं, तो उनके संदर्भ में देखें। यदि किसी शासक ने दक्षिण भारत की नीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश किया, जैसे अकबर ने दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सी नीति अपनाई थी और औरंगजेब ने दक्षिण भारत के संदर्भ में क्या नीति अपनाई है, इसके ऊपर आप चर्चा करें। बाकी मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं तो हर टॉपिक पे आऊँगा, तो हर टॉपिक पे ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा ही, बशर्ते यहाँ पे हमने जिन जिन टॉपिकों के ऊपर आपके साथ मैंने चर्चा किया है, यदि आप स्व अध्ययन भी करते हैं तो यहाँ पे इन बिंदुओं पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास की जो एक फ्रेमिंग है, जो टॉपिक है, हमने आपको बता दिया। हम आपके साथ अगली वीडियो में आपके साथ आधुनिक इतिहास के टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।